राजनीति विज्ञान विभाग, महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय, बीकानेर, राजस्थान। इस क्लास के अंतर्गत मैं राजनीति विज्ञान बीए भाग प्रथम में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों का स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बीए भाग प्रथम राजनीति विज्ञान के अंतर्गत द्वितीय प्रश्न पत्र प्रमुख राजनीतिक विचारक के अंतर्गत राजनीतिक व्यवस्था के बारे में भारतीय विचारकों ने जो अपने विचार प्रकट किए हैं, हम उनका अध्ययन करते हैं। तो इस क्लास के अंतर्गत हम मनु ने राज्य के जो कार्यक्षेत्र बताए हैं या राजा के कार्यक्षेत्र बताए हैं, उसका अध्ययन करेंगे। मनु ने जो पहला कार्य बताया है वो प्रजा रक्षण का बताया है। निश्चित ही हमारे राज्य या राजा का जो पहला कर्तव्य होता है वो प्रजा की रक्षा करना ही होता है। और राज्य की उत्पत्ति, राज्य का विकास या राज्य का निर्माण या राजा की पद की स्थापना या राजा को इसीलिए ही नियुक्त किया जाता है कि वो सर्वप्रथम अपने देश में रहने वाली, अपने राज्य में रहने वाली प्रजा की रक्षा करे। तो वो अपने आंतरिक अगर अशांति फैलती है, अपने देश के अंतर्गत कोई अपराधी तत्व होते हैं जो उसकी प्रजा के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, उससे अपने जनता की रक्षा करे, अपने प्रजा की रक्षा करे। और साथ ही यदि उसके राज्य पर कोई बाहरी आक्रमण करता है, कोई दूसरा राज्य आक्रमण करता है, तो राजा का दायित्व बनता है कि वो उससे रक्षा करे। इसके लिए अपने सैनिकों की भर्ती करे, सेना का निर्माण करे और सेना को सीमा पर भेजकर अपने देश की रक्षा करे। दूसरा कार्य जो बताया है मनु ने राजा या राज्य के लिए, वो है प्रजा पालन और लोक कल्याण करना। राजा का दायित्व है कि प्रजा की रक्षा करने के बाद वो धैर्यपूर्वक निरंतर अपने प्रजा का पालन करे। मनु के अनुसार राजा का दायित्व है कि वह प्रजा के चारों पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि में सहायक हो। अर्थात धर्म के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति किसी भी धर्म को धारण करना चाहता है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बनिया, ब्राह्मण, शूद्र या किसी भी धर्म का वो पालन करना चाहता है। वैसे तो धर्म का अर्थ इन सब से नहीं होता, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई से नहीं होता। धर्म का वास्तविक अर्थ होता है धारण करने से। कोई भी मनुष्य किसी भी विचार, किसी भी परंपरा को धारण करना चाहता है तो राजा का दायित्व है कि वो उसे धारण करने में उसकी सहायता करे। दूसरा है अर्थ, अर्थात ये है कि किसी भी व्यक्ति को अपने लिए आजीविका चलाने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है और वो काम करके पैसा कमा सकता है। तो यदि किसी इच्छा है वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, व्यवसायी बने, मजदूर बने, तो राजा का दायित्व है कि उसे उस कार्य से पैसा कमाने में वो सहायता करे। काम अर्थात ये है कि कोई शादी करना चाहता है या नहीं करना चाहता है, ये भी राज्य में रहने वाली जनता का स्वतंत्रता होनी चाहिए जनता को कि वो शादी करे या ना करे। यदि वो शादी करता है तो उसमें राज्य को उसको स्वतंत्रता प्रदान करनी चाहिए। मोक्ष प्राप्ति के लिए यदि कोई व्यक्ति कोई पूजा पाठ तप या दान करता है तो उसमें भी राजा को हेल्प होनी चाहिए कि वो स्वतंत्रता पूर्वक अपने कार्य को कर सके कोई भी व्यक्ति। तीसरा जो मनु ने कार्य बताया है वो प्रशासनिक व्यवस्था का निर्वहन बताया है कि राजा को प्रशासनिक दायित्वों के निर्वाह हेतु योग्य व्यक्तियों और अधिकारियों कर्मचारियों की नियुक्ति करनी चाहिए। राजा को ये भी सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि जो राज्य कर्मचारी उन्होंने नियुक्त किए हैं, जिन अधिकारियों को उन्होंने जनता की भलाई के लिए नियुक्त किया है, वो क्या अपने दायित्वों का निष्ठापूर्वक पालन कर रहे हैं। वो किसी भी तरीके से ऐसा तो नहीं है कि दायित्वों का पालन करने के साथ साथ वो प्रजा को परेशान कर रहे हैं, दुख दे रहे हैं या किसी भी तरीके से उनको कष्ट दे रहे हैं। तो राजा का दायित्व है कि पूरी तरीके से वो देखे कि उसने जिन अधिकारियों को, जिन कर्मचारियों को नियुक्त किया है, वो मात्र जनता के कल्याण हेतु ही कार्य करें। चौथा कार्य है अर्थव्यवस्था का संचालन और नियंत्रण। निश्चित ही
किसी भी देश को चलाने के लिए सर्वप्रथम वहाँ की अर्थव्यवस्था का संचालन परम आवश्यक है। तो राजा को ये देखना चाहिए कि कृषि उत्पाद और व्यापार के अंतर्गत किस तरीके से संचालन हो सकता है और प्रजा की संपत्ति और समृद्धि की रक्षा भी हो सके। प्रजा जिस तरीके से भी पैसा कमाए, चाहे कृषि से कमाए, व्यापार से कमाए, नौकरी से कमाए, तो राजा को इसका संचालन करना चाहिए। एक निश्चित कर प्रजा के ऊपर लगाने चाहिए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि बहुत ज़्यादा कर लगा दें और प्रजा जितना भी कमाए वो कर में ही दे दें, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि जितना कमाए वो अगर राजा कर नहीं लगाएगा तो अपने देश को कैसे चलाएगा। तो राजा को अर्थव्यवस्था का अच्छे से नियंत्रण करना चाहिए कि किस तरीके से वो अपनी अर्थव्यवस्था को चलाएगा। कोई भी राज्य उतना ही समृद्ध होगा जितना कि वो अपने देश की अर्थव्यवस्था को अच्छे से नियंत्रित करेगा। राजा को राजनीतिक व्यवस्था और नियम का निर्वहन करने में भी अपने देश की जनता का सहायता करनी चाहिए। मनुस्मृति में मनु ने कहा है कि समाज को 4 भागों में विभक्त किया गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और उनसे ये अपेक्षा करी गई है कि वो अपने जिस भी वर्ण में है वो उसके अनुसार कार्य करें। जैसे कि ब्राह्मण का कार्य होता है शिक्षा प्राप्त करना और शिक्षित करना पूरे समाज को, तो ब्राह्मण अपने कार्य को करे और राजा दान दक्षिणा दे के उसको ये सहायता करे कि वो अपना पूरा जीवन जो अध्ययन और अध्यापन में लगाए। क्षत्रिय का कार्य होता है रक्षा करना, पूरे देश की, पूरे प्रजा की रक्षा करना। तो राजा को जो क्षत्रिय हैं उनको पारंगत करना चाहिए कि वो युद्ध लड़ सकें, रक्षा कर सकें सभी की, और उनके जो चलाने के लिए, अपनी लाइफ को चलाने के लिए, ज़िंदगी को चलाने के लिए जिसकी ज़रूरत होती है आजीविका की, उसमें राजा को सहायता करनी चाहिए। वैश्यों को, चूँकि वो व्यापार करते हैं, तो व्यापार हेतु भी राजा को उनकी सहायता करनी चाहिए कि वो कृषि का कार्य कर सकें। कृषि के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है, अगर संभव हो तो राजा को उनकी हेल्प भी करनी चाहिए। शूद्र का कार्य होता है कि वो सभी लोगों की सेवा करते हैं, तो सेवा करने के साथ, क्योंकि उनको आजीविका उनको भी खुद चाहिए अपना जीवन चलाने के लिए, तो राजा को ये भी निश्चित करना चाहिए कि शूद्र अपने जीवन को अच्छे से जी सकें और सभी लोगों की वो सेवा भी कर सकें। राज्य से ये अपेक्षा की गई है कि वे समाज के प्रत्येक वर्ण के सदस्यों द्वारा निर्धारित कर्तव्यों के पालन को सुनिश्चित करें। मनु के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में ब्रह्मचार्य, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम की एक व्यवस्था की जानी चाहिए, और इस व्यवस्था का निर्वहन जनता करती है, प्रजा करती है, तो उसके लिए भी राजा का कर्तव्य है कि वो उसकी सहायता करे। ऐसा माना जाता है कि एक जो मनुष्य है उसकी आयु 100 वर्ष होती है, तो वो अपने 100 वर्ष की आयु को 4 भागों में बांट ले, तो 25 साल तक उसे ब्रह्मचार्य अर्थात अध्ययन अध्यापन जितना हो सके अपने आप को सशक्त करने का, उन्नत करने का प्रयास करना चाहिए। 25 साल के बाद उसे अपने गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत आना चाहिए, अर्थात शादी करनी चाहिए, संतान उत्पन्न करनी चाहिए और संतान को योग्य बनाने का प्रयास करना चाहिए। 3rd नंबर आता है वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ का तात्पर्य यह है कि एक व्यक्ति अपने जीवन में जो भी प्राप्त करता है, अब टाइम आ गया है क्योंकि वो 50 साल का हो गया है, उसके बच्चे बड़े हो गए हैं, खुद वो समृद्ध हो गए हैं बच्चे, तो अब टाइम आ गया है कि जो भी उसने प्राप्त किया है पूरे समाज से या किसी से, तो वो उसको समाज को वापस दे। कोई शिक्षा उसने प्राप्त करी है, धन प्राप्त करी है, दान दे, दक्षिणा दे, अपने जो भी ज्ञान है वो उन सबको बांटना, पूरे समाज को बांटना स्टार्ट कर दे और लोगों को भी देना चाहिए उसको। 75 साल के बाद चूँकि उसकी स्थिति ऐसी हो जाती है कि वो उसका काया एकदम से जीर्ण हो जाती है,
निष्क्रिय हो जाती है लगभग, तो उसे संन्यास आश्रम ले लेना में का पालन करना चाहिए कि जितने भी काम, अर्थ, लोभ, मोह होते हैं उन सब से संन्यास ले लेना चाहिए और केवल ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए, ईश्वर की भक्त बाकी के जीवन में। और एक संन्यास का तात्पर्य यह है, दूसरा संन्यास का ये भी है कि उसे वन में चले जाना चाहिए, क्योंकि हमारे जितनी भी प्रकृति के अंतर्गत बहुत सारे संसाधन हैं, उन संसाधनों की खोज करनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है वन में जाते टाइम उसके जीवन को कष्ट हो, परेशानी हो या उसका जीवन ही खत्म हो जाए, क्योंकि बहुत सारे जंगली जानवर होते हैं या हमारे प्रकृति में जो भी जितनी जड़ी बूटियां हैं, उन जड़ी बूटियों का प्रयोग वो अगर करता है तो उसके जीवन को परेशानी भी हो सकती है, उसका जीवन खत्म भी हो सकता है, लेकिन उसे अपने जनता के लिए, भलाई के लिए कार्य करना चाहिए। राजा ने जो छठा काम बताया है, राज्य का कार्य बताया है राज्य का और राजा का, वो है न्याय की व्यवस्था करना। निश्चित ही कोई भी राज्य तभी व्यवस्थित रह सकता है जब उसमें न्याय व्यवस्था व्यवस्थित रहेगी। तो राजा के द्वारा निष्पक्ष न्याय को अपनाते हुए नागरिकों के पारस्परिक विवादों का निर्णय करना चाहिए, ताकि व्यक्तियों में सुरक्षा की भावना उत्पन्न हो सके और न्याय के प्रति विश्वास प्राप्त हो सके। यदि कोई अपराधी ऐसा कोई कार्य करता है जिससे दूसरे व्यक्ति के मन को या उसके शरीर को या उसकी संपत्ति को नुकसान पहुंचता है, तो ऐसे व्यक्ति को राजा को दंडित करना चाहिए, ताकि पूरी जनता में भय फैल सके कि कोई और उस तरीके का अपराध ना करे या किसी दूसरे को कष्ट ना दे। राजा को परराष्ट्रीय संबंधों का संचालन भी करना चाहिए। उसे ये संचालन अपनी युति और विवेक के आधार पर करना चाहिए। अनावश्यक युद्ध से भी बचाव करना चाहिए, क्योंकि युद्ध में सब कुछ खोया जा सकता है, पाया कुछ भी नहीं जा सकता। इस हेतु मनु ने जो कहा है कि मंडल सिद्धांत और साढ़े गुण नीति का विवेक सम्मत पालन करना चाहिए। मंडल सिद्धांत को मैं किसी और वीडियो के अंतर्गत, इसके परराष्ट्रीय संबंधों का जो संचालन है वो किसी और वीडियो के अंतर्गत आपको समझाने का प्रयास करूंगी। तो इस तरीके से राजा को ये करना चाहिए कि किसी व्यक्ति को अपने बौद्धिक, नैतिक, आध्यात्मिक विकास का समुचित अवसर प्रदान हो, और इस तरीके से उसे हमेशा एक राजा को लोक कल्याण में लगा रहना चाहिए, जनता की भलाई में लगे रहना चाहिए। इस तरीके से मनु ने जो एक राज्य की कल्पना करी है वो लोक कल्याणकारी राज्य की कल्पना करी है। यदि हम देखते हैं, आज हम मनु के विचारों की प्रासंगिकता देखते हैं, तो हम पाते हैं कि ऐसा ही राज्य, ऐसी ही चीज़ें हम अपने राज्य या राजा से चाहते हैं, और हमारा राज्य भी, भारत राज्य भी लोक कल्याणकारी राज्य है, और ऐसा बनने का प्रयास किया गया है कि बहुत सदियों पहले मनु ने राज्य या राजा के संबंध में अपने विचार प्रकट किए थे, और आज भी उनकी प्रासंगिकता बनी हुई है। तो मनु ने राज्य और राज्य व्यवस्था के बारे में जो अपने विचार प्रकट किए, उनसे हम ये देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें आज भी मनु ने जो विचार प्रकट किए थे वो सभी हमारे राज्य के अंतर्गत मौजूद हैं, प्रासंगिक हैं। थैंक यू।